नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटरटेनमेंट आप तक। एयरपोर्ट पर एक शख्स के मुंह से निकला एक शब्द जो है पूरे देश में गूंज रहा है। उस शख्स ने कहा, आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो हम अपनी ज़मीन पर ना लौट पाते। आज देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो शायद ही हम जिंदा बच पाते। आज देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो हम अपने से ना मिल पाते। जी, ये उन लोगों के शब्द हैं जो 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जब एयरपोर्ट पर उतरे रिहा होकर के, तो उनके मुंह से निकला हुआ ये पहला शब्द था कि आज देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो शायद ही हम हिंदुस्तान लौट पाते। इसी के साथ साथ उनने कतर सरकार के जो शेख हैं अहमद अल थानी, उनको भी इसका पूरा क्रेडिट दिया कि उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी रिहा हो सकी। अब बात करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी से लेकर के रिहाई तक की बात क्या थी। अल-दौहा कंपनी एक कतर की कंपनी है जिसमें ये 8 लोग काम करने गए, नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। ये कतर के सैनिकों को, नौसैनिकों को, अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ गए थे। इनको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी अगस्त 2022 को हुई। जब गिरफ्तारी हुई तो देश की संसद में भी हंगामा होना ही था। 8 दिसंबर 2022 को संसद में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि प्रत्येक भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को बचा के लाने की हमारी सरकार की प्राथमिकता हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। हम किसी भी सेना के पूर्व अधिकारी या जो ड्यूटी पर हैं उनके किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होगी, हम उनको सकुशल भारत में लाने की पूरा प्रयास हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। इस बयान के बाद ही इस पर चर्चा शुरू होने लग गई थी कि क्या भारत सरकार कतर में 8 भारतीय नौसैनिकों को वापस भारत सकुशल लेके आएगी। इसी के साथ साथ वहाँ के जो एम्बेसडर थे श्री विपुल जी, अक्टूबर 2023 तक उनसे मुलाकात करते रहे, उनके बारे में जानकारी लेते रहे और भारत सरकार को पहुंचाते रहे। आखिर में वही हुआ जिसका डर था। 26 अक्टूबर 2023 को मौत की सज़ा उनको सुना दी गई। जैसे ही मौत की सज़ा सुनाई गई, भारत में एक सन्नाटा छा गया। भारत की राजनीति में बयानबाजियां शुरू हुई और फिर शुरू हुआ सरकार का काम। इसमें 5 फैक्टर जो हैं, 4 से 5 फैक्टर जो हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हमारे पूर्व नौसैनिकों को कतर से सकुशल वापस बचा कर ले आए। एक है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय ने सदी हुई, बिल्कुल कोई गलत बयानबाजी नहीं की, सदी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम सभी पहलुओं पर जांच करेंगे। कोर्ट के ऑर्डर, जो कतर की अदालत के आदेश हैं, उनके सभी कानूनी पहलुओं पर भी हम जांच करेंगे। हम हैरान हैं कि हमारे नौसैनिकों को फांसी की सज़ा दी गई। अब काम होता है एस जयशंकर का। एस जयशंकर जी ने अपने स्तर पर पूरा का पूरा IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस का जो उनका अनुभव था वो पूरा का पूरा अपना लगा दिया। उन्होंने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया और कैसे भी करके उन्होंने अपने विश्वसनीय, जिनको मोदी जी का भी विश्वसनीय मानते हैं, दीपक मित्तल जी, 26 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति एम्बेसडर के रूप में कतर में नियुक्ति कर दी। मित्तल जो हैं बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति थे। जब गिरफ्तारी हुई भारतीय नौसैनिकों के अधिकारियों की, तब भी वो वहां कतर में एम्बेसडर थे। इस बीच श्री विपुल जी जो थे राजदूत, उन्होंने उनकी अदालत में अपील की। लगभग 2 अपीलें हुई, 23 दिसंबर और 30 दिसंबर 2023 को। उन पे सुनवाई भी हुई। सुनवाई में काफ़ी हद तक उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। ये तो हुआ विदेश मंत्रालय का काम था। दीपक मित्तल जी, जिन्होंने 26 अक्टूबर को ही कतर के एम्बेसडर में उनका नियुक्ति की गई। ये 1998 बैच के IFS अफसर थे। काफ़ी लंबा अनुभव था इनके पास कतर में। कतर के नेताओं से अच्छे संबंध थे। इसके अलावा बड़े नेताओं से संबंध तो थे ही। शेख जो थे बिन अहमद अल थानी, वो उनके भी संपर्क में थे।
कैसे भी करके वो ये समझाने में कामयाब रहे कि हम भारतीय और कतर के लोग कितना गहरा रिश्ता है। उन्होंने बेहतरीन काम किया। तीसरा फैक्टर था NSA अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी ने कई दौरे गोपनीय तौर पर किए और उन्होंने अपने समकक्ष NSA को कतर के उनको भी समझाने का प्रयास किया कि कतर के रिश्ते जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए कतर हमारा पार्टनर है और अगर ये मामला बिगड़ा हमें इसको सुलझाना ही है, हर हालत में कैसे सुलझाना है, डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। चौथा फैक्टर काम आया PM नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर को दुबई में जो COP28 जो कॉन्फ्रेंस थी, शिखर सम्मेलन था, उसमें भाग लिया। शेख जो थे जिनका नाम है आमिर बिन शेख तमीम अल थानी, अहमद अल थानी, उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा कैसे हैं हमारे भारतीय। निश्चित रूप से 8 भारतीय नौसैनिकों के बारे में भी बात की होगी प्रधानमंत्री ने, और ये प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव ही था कि शेख साहब जो थे काफ़ी हद तक, क्योंकि वहाँ के शेख के पास ये अधिकार होता है जैसे हमारे राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि किसी की क्षमा याचना का अधिकार, किसी की सज़ा कम कर सकते हैं, किसी को मृत्युदंड को सज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि हमारे ऐसे ऐसे भारतीय हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा विचार करिए, देखिए और रिहाई के लिए आप प्रोसेस कीजिए। 5वां जो था वो कतर के साथ जो गैस का समझौता हुआ था LNG का, लगभग 6,47,400 करोड़ रुपए की डील थी, जो 31 जुलाई 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और ये 2028 तक पूर्ति का था। ये डील वापस रिन्यू करवाना था। अगर ये सारा मामला फंसता तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये डील भी फंसती। ये डील का भी प्रभाव था कि बहुत बड़ी डील थी जो लगभग 35% गैस की आपूर्ति जो है कतर से हो रही है। हम लगभग 75 लाख टन गैस प्रत्येक महीना वहां से खरीदते हैं। ये डील जो थी पेट्रोनोट कंपनी जो है हमारी, जिसको हम PNG बोलते हैं या फिर आप बोलोगे कि पेट्रोनोट नेचुरल गैस लिमिटेड के नाम से जो कंपनी है PLL, और कतर की सरकारी कंपनी के बीच में एक हमारा समझौता हुआ। ये डील बहुत महत्वपूर्ण थी कतर के लिए। इस डील ने भी महत्वपूर्ण रोल निभाया। ये 4-5 फैक्टर थे जो कि 8 भारतीयों को सकुशल, पहले उनकी सजा जो थी उम्र कैद में कन्वर्ट की गई, 26 अक्टूबर को उनको मौत की सज़ा सुनाई गई, 3 दिसंबर को मुलाकात की एम्बेसडर ने, 28 दिसंबर को सज़ा उम्र कैद में बदली और आखिर में मंगलवार को 12 फरवरी को उनको रिहा कर दिया गया। इस रिहाई के लिए हम कतर के शेख को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं। भारत की सरकार को शुक्रिया बोलते हैं कि उन्होंने हमारे एक एक नागरिक का इतना ख्याल रखा, चाहे वो अभिनंदन हो या 8 कतर से आने वाले हमारे पूर्व नौसेना के अधिकारी हों। देश का दबदबा निश्चित रूप से बढ़ा है, देश का गौरव निश्चित रूप से बढ़ा है, भारत का दबदबा बढ़ा है। जय हिंद, जय भारत।